दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संधियां। दोस्तों संधियों को संहिता भी कहा गया है, यानी कि जब दो वर्ण आपस में पास होते हैं तो वो संधि कहलाते हैं। मैंने अभी तक आपको संधियों के बारे में बताया है, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि के बारे में। अब आपको उससे आगे की संधियां, अयादी संधि, पूर्व रूप और पररूप संधि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण संधि का जो पार्ट है वो पूर्व रूप और पररूप संधि ही है। इनमें बहुत ही बारीक डिफरेंस है और याद रखने के लिए ये बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं संधियों के बहुत ही बारीक भेद। चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों संधि पढ़ते समय कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम देखते हैं कि जब हम उसके सूत्र का विश्लेषण करते हैं तो संधि दूसरी नजर आती है, लेकिन अपवाद स्वरूप हम जो साधारण पहचान हमने देखी कि एक मात्रा है, दो मात्रा, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे तो वो संधि अलग नजर आएगी। मैं आपको ऐसे कुछ सूत्र बताऊंगा। संस्कृत में इनको सप्त विषय वृद्धि भी कहा गया है, यानी कि ऐसे 7 विषय हैं जिनमें देखने पर संधि अलग नजर आती है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये रटना है कि अगर ये उदाहरण आ जाए तो इनमें हमें वृद्धि संधि लिखनी है, चाहे सूत्र कहीं भी लग रहा हो, चाहे कोई सी भी संधि जा रही हो। देखो हम पहले देखते हैं एत्ते धत्युत्सु। देखो इसमें इसका उदाहरण एत्ते धत्युत्सु का अर्थ है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के आगे, यानी उपसर्ग होना चाहिए अवर्णांत उपसर्ग के आगे क्या होना चाहिए? एज आदि धातु, इण धातु या एज धातु के रूप या अवर्ण के आगे उ के रहने पर वृद्धि आय का आदेश होता है। उदाहरण आप सीधा उदाहरण से समझे इसको। देखो सूत्र में लगने से बढ़िया उदाहरण समझे, जैसे उप प्लस एति, हम इसको देखेंगे उप प्लस एति। तो मैंने बताया था ए प्लस ए आई, तो बनेगा तो इसका आई ही, ठीक है, तो रूप बनेगा उपैति। अब आपको इस पे नहीं जाना है, सीधा ध्यान रखिए कि ये जो है ये उपैति ही बनेगा, और ये किसका अपवाद है? एक ही पररूपम का अपवाद है। पररूप संधि क्या कहती है? देखो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा अपने को कि पररूप संधि क्या कहती है, तब हमें समझ में आएगा कि ये पररूप का अपवाद है। पररूप संधि कहती है कि अवर्णांत, यानी कि उप के पै में ए है, यदि इसके बाद ए और आई आ जाए या औ आ जाए तो धातु रूप रहने पर दोनों के स्थान पर पररूप आदेश होगा। यानी कि सूत्र के अनुसार, स्थितियों के अनुसार तो यहां पररूप संधि होनी थी, ठीक है ना, उपधन एति रहना था, लेकिन यहां उपैति वृद्धि संधि ही हुई, तो ये किसका अपवाद हुआ? पररूप संधि का अपवाद हुआ। यानी कि हम नियम देखेंगे, ए के आगे यदि ए आए तो वो पररूप संधि होती है, लेकिन यहां इस सूत्र के कारण, एत्ते धत्युत्सु सूत्र के कारण उपैति, यानी कि उपैति संधि ही वृद्धि संधि ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे, ये देखो अवर्णांत उपसर्ग है, उप एक उपसर्ग भी है ना, इसके आगे यदि ए जाति इण धातु, तो देखो ए जाति इण धातु, ये ए आ गया, ये अगर रहता है ना तो फिर इसका वृद्धि संधि होगा, यानी कि ये सूत्र जो है उसका पररूप संधि का खंडन करता है, उसलिए इस कारण उपैति जो उदाहरण है वो वृद्धि संधि का ही बनेगा। इसी प्रकार उपैता, ठीक है दोस्तों, और अन्य उदाहरण देखेंगे हम, उपैदते, ये सब आपको पररूप संधि का उदाहरण है, लेकिन ये चूंकि सूत्र एत्ते धत्युत्सु का खंडन करता है तो ये सब के सब उदाहरण वृद्धि संधि में ही आएंगे। आपको यहां वो पहचान काम आएगी जहां दो मात्रा है, आंख बंद करके आपको वृद्धि संधि लगा देनी है, तो ये पहचान आपको यहां काम आएगी। मैं शुरू से बार बार बता रहा हूं कि एक मात्रा जहां गुण संधि और दो मात्रा जहां वृद्धि संधि, लेकिन वो पहचान कहां काम आई? यहां काम आई जहां आपको वृद्धि संधि और पररूप संधि में कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं, अक्षादु हिन्याम संख्या नाम, ठीक है दोस्तों। दूसरा सूत्र है अक्षादु हिन्याम उप संख्या नाम। इसका अर्थ है अक्ष। देखो इसमें एक शब्द है अक्ष, है ना, अक्ष शब्द के आगे आपको अक्ष याद रखना है, उसके आगे यदि उहिनी रहे, अक्ष के आगे ये अक्ष शब्द है, ठीक है ना, उसके आगे क्या होना चाहिए? उहिनी होनी चाहिए। ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि
कि ऊनी लिखेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में कई बार एक जैसा दे देता है। तो हम ये ध्यान रखो कि ऊनी लिखने में हम कैसे लिखेंगे, ऊ को हम बड़ा कर देंगे और ही छोटी रहेगी और नी भी छोटी रहेगी। तो ये ऊनी हमें याद रखना है कि अक्ष के आगे यदि ऊनी आए तो ए प्लस अक्ष का ए और ऊ का ऊ, इनको भी वृद्धि आदेश होगा, तो रूप बनेगा अक्षौ। अब फिर वही झंझट आएगा कि हम कैसे देखेंगे क्या मात्रा लगेगी, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे और न का न हो जाएगा अक्षौहिणी। तो सूत्र के हिसाब से देखेंगे तब तो बनेगा ये पररूप संधि का उदाहरण, ठीक है ना, सॉरी गुण संधि का अपवाद बनेगा ये। और अगर हम देखेंगे इस सूत्र के हिसाब से तो ये वृद्धि संधि का ही है। आपको वही पहचान याद रखनी है, दो मात्राएं जहां जाएं वहां वृद्धि संधि होगी, तो ये अक्षौहिणी। अक्ष के तीसरी बात याद रख सकते हैं आप, यदि अक्ष के आगे उहिनी आ जाए तो रूप बनेगा अक्षौहिणी और ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। ठीक है, दो सूत्र क्लियर हुए। अब हम देखते हैं तीसरा, स्व आदि रेणु, यानी कि स्व, ये आपका स्व, स्व के आगे यदि इर, ठीक है ना, स्व के आगे यदि इर आ जाए तो भी वृद्धि संधि होगी। कारण कि स्व के आगे इर या इरिन है ना, स्व के आगे इर या इरिन रहेगा तो ए प्लस ई, यानी ए प्लस ई को ये वृद्धि होगी ए। ठीक है, तो रूप बनेगा क्या, स्व, रूप क्या बनेगा, स्व। अब इन्हीं लगाएंगे तो स्वरिणी रूप हो जाएगा, लेकिन हम यहां केवल रूप बनेगा स्व। फिर वही पहचान याद रख लेंगे हम, सीधा सीधा दो मात्रा में है इसलिए आंख बंद करके अपन इसको वृद्धि संधि का उदाहरण मान सकते हैं। स्व के आगे यदि इर और इरिनी आए तो वृद्धि संधि का ही उदाहरण होगा। फिर देखिए प्रादु हो ढो ढे शेषु, ठीक है, बड़ा टेढ़ा सूत्र है, यानी कि प्रादु में प्र उपसर्ग एक, यदि प्र के आगे अब क्या क्या आगे आ जाए, प्रादु उह, ठीक है ना, प्र के आगे यदि ऊ आ जाए, ऊड़ आ जाए, ठीक है दोस्तों, ऊड़ी आ जाए, प्र के आगे ऊ ऊड़ ऊड़ी आ जाए, या एश आ जाए, या एश आ जाए, ये 5 शब्द हैं रटने के। प्र के आगे इनमें से कोई भी शब्द आता है, प्रादु हु, प्र के आगे ऊ, ऊड़, उड़ी, एश और एशेषु, यानी इनमें से कोई भी अगर शब्द आता है तो इसमें भी संधि वृद्धि ही होगी, जबकि ये गुण और पररूप के अपवाद होंगे। देखिए जैसे प्र प्लस ऊ, ठीक है ना, प्र प्लस ऊ वैसा देखेंगे अपन तब तो ये गुण का अपवाद है, क्योंकि ए प्लस ऊ को गुण ओ होता है, लेकिन यहाँ ओ नहीं होगा, सूत्र उसका निषेध करेगा। तो प्र के ए और उसका हमेशा उसको ऊ को वृद्धि आदेश ही होगा, तो रूप बनेगा प्रऊ है। ठीक है, ये गुण का अपवाद है, ध्यान रखना, ये गुण नहीं है, गुण का अपवाद है। आप केवल ये याद रखेंगे दो मात्राएं, तो आंख बंद करके ये जो संधि होगी सीधी सीधी वृद्धि संधि ही होगी। अब इसी में पररूप का अपवाद है, देखो प्र प्लस एश, ठीक है ना, ये रूप बनेगा प्रेश। पररूप संधि क्या कहती है, ए के आगे यदि ए आएगा तो वो एज इट इज रहेगा, वो पररूप संधि कहलाएगी, यानी पररूप बाद वाले बनेगा। लेकिन ये सूत्र उसका निषेध कर देता है तो ये उसको वृद्धि में परिवर्तित कर देता है। आप फिर वो याद रखेंगे, दो मात्राएं आ गई तो आंख बंद करके प्रेश और प्रेश्य, ये दोनों जो है पररूप के अपवाद है, लेकिन संधि वृद्धि होगी। आपको उदाहरण में मिलेगा, आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो देगा कि प्रेश या प्रेश्य दोनों शब्द दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी संधि है, गुण वृद्धि पररूप और पूर्वरूप। तो आप देखेंगे यार तो दोनों लग रही है, पररूप भी लग रही है और वृद्धि भी लग रही है, लेकिन हम केवल दो मात्रा देख के टिक कर देंगे, क्योंकि दो मात्रा आ गई बात खत्म हो जाती है। इसको सीधा सीधा वृद्धि संधि के उदाहरण में ले जाकर के टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये चौथा भी खत्म हुआ। अब पांचवा हम देखते हैं, देखो इसमें शब्द कौन कौन से हैं, प्र वत्सर कम्मल वसन और दशाण अनुमान अनुनाम ऋणी, ठीक है ना। अब देखो फिर वही है इसमें, यदि प्र के आगे, प्र तो उपसर्ग है, अब इसके आगे क्या क्या शब्द आते हैं, वत्सर, वत्सर कम्मल, प्र वत्सर कम्बल, तीन शब्द हो गए। प्र के आगे यदि वत्सर हो, कम्बल हो, वसन यानी वस्त्र, वसन हो, ठीक है दोस्तों, ये है ना दश और ऋण, फिर ये दश ये हो या ये हो। प्र के आगे वत्सर कम्बल वसन दश और ऋण, यही मिलाकर लिख रखा है इसमें, प्र वत्सर कम्बल वसन दशाढ़ ऋण नारण है।
ठीक है ना। तो प्रे के आगे यदि बत्सर, कंबल, बसन, दश और ऋण हो तो भी हम ये देखेंगे इन शब्दों के साथ वृद्धि संधि होगी। अब ये भी अपवाद जो है ये भी अपवाद है, लेकिन हम इसको भी वृद्धि संधि में ही मानेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जहां एक मात्रा आती है वो गुण हो रहा था, अब जहां डबल हो रहा है वो वृद्धि हो रही है। अब इस मात्रा को हम ऐसे भी ध्यान रखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। प्रे प्लस ऋणम, ठीक है ना, प्रे प्लस ऋणम। अब देखो प्रे प्लस ऋणम में वृद्धि करेंगे तो रूप बनेगा प्राणम, सीधी सी बात है, ये रूप बन गया, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम बनाते हैं प्रेरणम, मात्रा यहां एक हो गई तो ये गुण कहलाएगा, दो हो गई तो ये वृद्धि कहलाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं कि ये भी ध्यान रखना है। कई बार ऊपर रहे हम देख करके क्या करते हैं, गुण संधि मान लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये देखना है ऊपर अगर रहे है लेकिन यहां बड़ी मात्रा है तो वृद्धि होगी, और अगर यहां छोटी मात्रा है तो गुण होगा। सीधा सिस्टम है, ऊपर रहे तो गुण होता ही है, लेकिन यहां जरूर देखना पड़ेगा। ऊपर एक मात्रा के साथ साथ अगर रह भी है तो गुण होगा, लेकिन यहां अगर दो वृद्धि होती है तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, ना कि गुण संधि का। तो प्रे धन ऋणम ये प्राणम होगा, मैंने आपको पिछले लेसन में ये चीज बताई थी। ठीक है, तो ये प्राणम कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह दश देख लेते हैं हम, 10 प्लस ऋणम, ठीक है, ये भी दशार्णम। ठीक है दोस्तों, तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं और इनको रटने की जरूरत है। प्रे वत्सर कम्बल भी आपका समाप्त हुआ। छठा हम देखते हैं उपसर्गात धातु, ठीक है ना, उपसर्गात धृति धातु, यानी ये क्या कहता है सूत्र, अवर्णांत, यानी ए और आ जिनके अंत में है ऐसे उपसर्ग, उनके आगे रस्व रिकार आ जाए तो क्या करेंगे कि ए प्लस आ प्लस री बराबर आर वृद्धि आदेश होता है। इसमें भी सीधी सी बात है, हम उदाहरण देख लेते हैं। उप प्लस पृच्छति या ऋच्छति, ये देखो, अब ये सूत्र क्या कहता है कि ऐसा उपसर्ग जिसके आगे ए आता हो, ठीक है ना, तो उप के पे में ए है, हम देख रहे हैं उप के पे में ए है ना, और यदि उसके आगे रिकार से प्रारंभ होने वाला कोई वर्ण हो तो इसमें रिकार आ ही रहा है, तो सीधी सी बात है ये उसको भी वृद्धि कर रहा है। तो री हो रहा है, कोई सा भी हो, री की वृद्धि हमेशा आर होती है। तो जब यहां ऑलरेडी आर है तो इसमें वृद्धि अपना आप होगी, तो ये बन जाएगा उपार छति। ठीक है, ये देखिए, फिर ऊपर अगर एक मात्रा, ये ऊपर अगर केवल रहेगा और यहाँ ये डंडा नहीं होगा, यानी आ की मात्रा नहीं होगी, तब तो ये गुण में चला जाएगा, लेकिन यहाँ आ की मात्रा है तो ये उपाक्षति, ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण बनेगा। अच्छा, इसी तरह प्रारिच्छति, यो प्राक्षति बनेगा, प्राक्षति। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मैंने बताया आपको 6, इसमें से सूत्र मैं बता चुका हूं। अब एक आपका बचता है जो है ऋते चेत तृतीया समासे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देने की जरूरत है, इसीलिए मैंने इसको अंत में लिया है। ऋते चेत तृतीया समासे, देखो ए या आ के बाद तृतीया तत्पुरुष समास हो, ए या आ के बाद तृतीया तत्पुरुष समास हो तो क्या होता है। अच्छा, उसके प्रसंग में यदि रित हो, यह प्रसंग बताया इसने कि यदि ए आ के बाद तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में यदि रित हो तो उस रित को क्या होता है, वृद्धि एकादेश होगा, उसको वृद्धि एकादेश हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे सुखेल, देखिए तृतीय विभक्ति उदाहरण है सुखेल प्लस रित, ठीक है, तो रूप बनेगा सुखार्थ। ठीक है, वही ध्यान रखना कि यहां फिर वृद्धि हो गई तो इसलिए भी वृद्धि का उदाहरण है। ऊपर रह आता है तो गुण होता है, लेकिन उसके नीचे एक मात्रा होती है, यहां जब 2 मात्रा आएंगी ऊपर गुण आएगा तो ये वृद्धि का उदाहरण अपने आप बन जाएगा। इसको समझने की बहुत जरूरत है, जहां आप रट लेंगे, इसको समझ लेंगे तो आपके उदाहरण गलत नहीं होंगे। इसी प्रकार सुखार्थ है, दूसरा उदाहरण दुखार्थ, ये डायरेक्ट वो पूछता है आपसे, मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिए हैं। सुखार्थ और दुखार्थ दोनों गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, इसका विच्छेद क्या होगा, सुखेन रित है और दुखेन रित है, कई बार उल्टा ही पूछ लेता है। इस प्रकार ये सब विषय वृद्धि के साथ साथ जो है हमारा संधि का ये वाला प्रकरण समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।